गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मैनेज डायबिटीज़ ड्यूरिंग रमज़ान एंड कोरोना वायरस इन्फेक्शन एंड ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। हम जानते हैं लगभग पिछले एक महीने से जो लॉकडाउन चल रहा है ये इसलिए चल रहा है कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन है उसको हम रोक सकें, उसका स्प्रेड जो है उसकी रेट रोक सके। और अगले 3 मई तक के ये लॉकडाउन शुरू रहने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 3 मई के बाद कोरोना वायरस इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। जो लॉकडाउन पिछले एक महीने से चल रहा है और 3 मई तक एक्सटेंड किया है, इसका मकसद ये था कि जो कोरोना वायरस का कम्युनिटी स्प्रेड है वो हम रोक सके और इस टाइम में गवर्नमेंट को और हेल्थ डिपार्टमेंट को ये टाइम मिल जाए कि वो अपनी फैसिलिटीज़ को अपग्रेड कर सके, हॉस्पिटल्स के बेड बढ़ा सके, हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दे सके। तो ये एक मकसद है। हो सकता है 3 मई के बाद बहुत सारी जगह लॉकडाउन में ढील दी जाए जहाँ इन्फेक्शन नहीं है। ये भी हो सकता है कि जहाँ पर इन्फेक्शन ज़्यादा है, जहाँ पर केसेस ज़्यादा पाए जा रहे हैं, वहाँ एक्सटेंड हो जाए लॉकडाउन। लेकिन अगर 3 मई के बाद लॉकडाउन में ढील दी भी जाती है तो हमें जो सावधानियां हम अभी रख रहे हैं 3 मई के बाद में भी ये सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है ताकि इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैले। हम सब जानते हैं कि हमें बार बार ये कहा जा रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, घर के बाहर मत निकलिए, हाथ बार बार धोना है, सावधानी रखनी है। तो ये हमें सब पता है जो सावधानियाँ हमें रखनी है, पिछले एक महीने से हम बहुत बार सुन चुके हैं। लेकिन बार बार बोलने का मकसद ये है कि आप उसको फॉलो करो। इसीलिए हमें ये बार बार रीएम्फेसाइज किया जा रहा है, बार बार याद दिलाया जा रहा है कि आपको सावधानियां बरतनी है ड्यूरिंग लॉकडाउन भी, और लॉकडाउन खुलने के बाद अगले कुछ दिन या कुछ महीने भी हमें सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही में हम जानते हैं कि अब रमज़ान बस कुछ ही दिन में शुरू होने जा रहा है, लगभग 5 से 7 दिन में रमज़ान भी शुरू हो जाएंगे। तो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं उनके सामने ऑलरेडी एक चैलेंज रहता है कि रमज़ान में शुगर को कैसे मैनेज किया जाए। बहुत सारे डायबिटीज़ के जो लोग रहते हैं उनको रमज़ान में रोज़ा ना रखने की छूट दी रहती है, उनको रोज़े माफ़ होते हैं उनके हेल्थ कंडीशन के हिसाब से। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जिनको डायबिटीज़ रोज़े रखने की छूट है वो भी रोज़ा रखते हैं। लगभग 50-60% लोग तो आसानी से रोज़ा रख सकते हैं। प्रॉब्लम जाती है ऐसे लोग जिनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए और वो रोज़ा रख रहे हैं, तो उनको ज़्यादा सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। अब इस साल रमज़ान जो है गर्मी में तो आ रहे हैं, साथ में कोरोना वायरस इन्फेक्शन भी चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है। तो अब डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनके सामने कई चैलेंजेस है। जैसे डायबिटीज़ को कंट्रोल करना एक चैलेंज, ड्यूरिंग रमज़ान कंट्रोल करना दूसरा चैलेंज, ड्यूरिंग समर और लॉकडाउन और कोरोना वायरस इन्फेक्शन। तो इन सब बातों को हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। हम आज इसी बात पर डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिन लोगों के घर में डायबिटीज़ है उन लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपने घर वालों का ख्याल रख सके। तो सबसे पहली बात तो हम ये देखेंगे कि रमज़ान, हर साल रमज़ान शुरू होने से लगभग हम 1 या 2 महीने पहले ही डायबिटीज़ कंट्रोल करने की तैयारी शुरू कर देते हैं, रमज़ान की तैयारी शुरू कर देते हैं। लेकिन इस साल हम वो नहीं कर पाए क्योंकि पिछले एक महीने से सब लगभग बंद था। रूटीन ओपीडीज़ भी बंद की गई थी ताकि एक साथ भीड़ ना हो और इन्फेक्शन एक से दूसरे पेशेंट्स को या पेशेंट से डॉक्टर को ना हो, इसलिए रूटीन चेकअप भी बंद है, सिर्फ इमरजेंसी केसेस ही चल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जबकि हमें एक महीने पहले से तैयारी करने का मौका नहीं मिला है, अब टाइम भी कम है, तो इस बार हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जिन लोगों को डायबिटीज़ है और जो रोज़ा रखने की तैयारी कर रहे हैं उनको चाहिए कि सबसे पहले अभी वो अपने ब्लड शुगर्स को चेक करें। ब्लड शुगर्स के साथ किडनी फंक्शन टेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है।
तो आपको ब्लड टेस्ट में क्या करना है, फास्टिंग ब्लड शुगर यानी खाली पेट की ब्लड शुगर, पोस्ट मील ब्लड शुगर यानी खाने के 2 घंटे के बाद की ब्लड शुगर, अगर हो सकता है तो HbA1c करना बहुत ज़रूरी है, पिछले 3 महीने का एवरेज कंट्रोल, और यूरिया एंड क्रिएटिनिन यानी किडनी फंक्शन टेस्ट। ये 4 टेस्ट कर आपको अपने जो डॉक्टर है उनको ये रिपोर्ट्स बतानी है। अगर आप लॉकडाउन के कारण विज़िट नहीं कर पा रहे हैं हॉस्पिटल, तो उनको टेली मेडिसिन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, कॉल के थ्रू आप कांटेक्ट कीजिए और उनसे ये डिस्कस कीजिए कि आपको रोज़ा रखना है या नहीं रखना है। डॉक्टर आपको आपकी रिपोर्ट्स देखकर, आपकी मेडिकल हिस्ट्री देखकर और बहुत सारे फैक्टर्स देखकर ये डिसाइड करेंगे कि आप रोज़ा रखने के लिए फ़िट है या नहीं है। तो इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और डायबिटीज़ एंड रमज़ान अलायंस ग्रुप है, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जो डायबिटीज़ एंड रमज़ान के पेशेंट्स में फॉलो करना है। लगभग ऑल ओवर वर्ल्ड ये गाइडलाइंस फॉलो की जाती है और ये जो गाइडलाइंस है ये डॉक्टर्स प्लस रिलीजियस लीडर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के जो मुफ्ती और उलमा इकराम हैं उनका मशवरा लेकर बनाया गया है। और ये जो गाइडलाइंस है, मेरे बहुत सारे जो डॉक्टर्स फ्रेंड्स हैं और जो ऐसे पेशेंट्स डील करते हैं जो रमज़ान में रोज़े रखने वाले हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स, तो उनके लिए ये गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये गाइडलाइंस के साथ में इजिप्ट के मुफ्ती साहब का एक फतवा भी दिया गया है जिन्होंने ये गाइडलाइंस को रिकमेंड किया है। तो ये गाइडलाइंस के हिसाब से कुछ पॉइंट्स है जो हमें देखना है, जो मैंने पॉइंट्स नोट डाउन किया है, हम वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस हमें ये देखना है कि कौन से पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं, हु कैन फास्ट। तो हमें रिस्क क्वांटिफिकेशन करना है, यानी अगर पेशेंट रोज़ा रख रहा है तो उसे क्या क्या रिस्क है और वो किस ग्रुप में आता है। तो 3 मेजर ग्रुप्स बनाए गए हैं। पेशेंट्स को हम ये 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है लो और मीडियम रिस्क कैटेगरी। तो 3 कैटेगरीज, लो रिस्क कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी है हाई रिस्क कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी है वेरी हाई रिस्क कैटेगरी। तो हम 3 कैटेगरीज में पेशेंट को डिवाइड करते हैं। अब ये डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। पेशेंट की एज कैसी है, कितनी है, पेशेंट की डायबिटीज़ कौन सी है, टाइप ऑफ डायबिटीज़, पेशेंट को डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, पेशेंट की मेडिसिन क्या चल रही है, ये देखना पड़ता है। पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया यानी शुगर कम होने की हिस्ट्री है, बार बार शुगर कम हो जाती है, या हाइपोग्लाइसेमिया अनअवेयरनेस है कि शुगर बहुत कम हो गई और पता नहीं चला, वो देखना पड़ता है। प्रीवियस रमज़ान यानी पिछले रमज़ान का पेशेंट का एक्सपीरियंस कैसा रहा, पेशेंट ने पिछले बार लास्ट ईयर रोज़े रखे थे, अगर रखे थे तो कितने रखे थे, कैसे हुए थे, कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ था कि वो भी माइंड में रखना पड़ता है। प्लस पेशेंट काम क्या कर रहा है, अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर का काम है तो ऐसे पेशेंट्स को भी अवॉइड करना चाहिए। तो हम ये सब फैक्टर्स देखते हैं और पेशेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो जो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में पेशेंट आते हैं तो दे मस्ट नॉट फास्ट, यानी उन्हें बिल्कुल भी रोज़े नहीं रखने चाहिए। जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं दे शुड नॉट फास्ट, यानी उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। और जो लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं दे कैन फास्ट, लेकिन वो अपने डॉक्टर के सुपरविजन में रोज़े रखेंगे, कुछ गाइडलाइंस को जो फॉलो करेंगे, जो उनकी काउंसलिंग होंगी, प्री रमदान रिकमेंडेशंस होंगे, वो फॉलो करके वो रोज़े रखेंगे। तो 3 कैटेगरीज है, वेरी हाई रिस्क, लो रिस्क। वेरी हाई रिस्क के जो लोग हैं उनको रोज़ा बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, हाई रिस्क है उन्हें भी नहीं रखना चाहिए, और जो लो रिस्क है वो रोज़ा रख सकते हैं। लेकिन देखने में ये आया है कि वेरी हाई रिस्क और हाई रिस्क पेशेंट्स वो भी रोज़ा रखते हैं कई बार डॉक्टर को बिना बताए। अब ऐसी कंडीशन है कि पहले तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि आप रोज़ा मत रखो, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स नहीं मानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में फिर डॉक्टर को उनके बहुत सारी चीज़ें देखकर, उनकी मेडिसिन एडजस्ट करके, उनकी काउंसलिंग करके उनको रोज़ा रखने की हम लोग इजाज़त देते हैं, लेकिन तो रिस्क समझाने के बाद। अब उनको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि रमज़ान में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपको रोज़ा रखना अलाउड नहीं है और आप रोज़ा रख रहे हैं आपकी हेल्थ के हिसाब से और तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, आपको कैसे मैनेज करना है। तो दूसरा पॉइंट है कि अगर रोज़ा रख रहे हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स तो उनको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
तो 3 मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। एक तो हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर बहुत कम हो जाना, दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का बहुत बढ़ जाना, और DKA यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण होता है, ख़ासतौर से टाइप 1 डायबिटीज़ या लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ में। और तीसरा है डिहाइड्रेशन यानी पानी की बहुत कमी होना, ख़ास तौर से ड्यूरिंग समर, ये जो गर्मी का मौसम है इसमें। तो 3 कॉम्प्लिकेशंस है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और डिहाइड्रेशन। अब आपको ये तीनों के अलामतें, लक्षण मालूम होना ज़रूरी है, तभी आप पहचान पाएंगे कि आपको क्या हो रहा है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का कम हो जाना। अक्सर लोगों को इसका जो जिनको डायबिटीज़ उनको पता होता है कि शुगर कम होने से दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना जाता है, घबराहट होती है, बेचैनी होती है, और अगर ज़्यादा कम हो गई तो बेहोशी या झटके भी आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट्स को रोज़ा बिल्कुल खोल लेना चाहिए। दूसरा है हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर का बहुत बढ़ जाना। अगर शुगर बहुत बढ़ गई है तो बार बार पेशाब आती है, हलक बहुत सूखता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगती है, और इस वजह से भी पेशेंट को अगर ऐसी अलामतें आ रही है तो रोज़ा ब्लड शुगर चेक करके खोल लेना चाहिए। तीसरा है डिहाइड्रेशन यानी पानी की बहुत ज़्यादा कमी। इसमें भी बहुत ज़्यादा हलक सूखेगा, चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है डिहाइड्रेशन के कारण। खून के गाढ़ा होने के वजह से, पानी की कमी की वजह से थ्रोम्बोसिस हो सकता है यानी खून की गुठली बन सकती है, जिसके कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये डिहाइड्रेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो ये 3 कॉम्प्लिकेशंस है। अब आपको पता कैसा चलेगा, तो उसके लिए आपको ब्लड शुगर चेक करने पड़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटरिंग। तो रमज़ान में ब्लड शुगर चेक करना बहुत ज़रूरी है, रमज़ान के पहले भी और ड्यूरिंग रमज़ान भी। अब एक सवाल ये बहुत कॉमन है, लोगों के मन में आता है कि रमज़ान में शुगर चेक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आपको रोज़े की हालत में शुगर चेक करने की बिल्कुल इजाज़त है, बल्कि आपको रोज़े की हालत में शुगर बार बार चेक करना है, यानी आपको मॉनिटरिंग बढ़ा देनी है। तो रमज़ान में रोज़े में शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटेगा, बल्कि अगर आपको अपने रोज़े अच्छे तरीके से करने हैं तो आपको अपने ब्लड शुगर पे ज़्यादा नज़र रखनी है। इसलिए ड्यूरिंग रमज़ान ब्लड शुगर चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब एक इसमें पॉइंट आता है कि अभी लॉकडाउन की वजह से जो लेबॉर्ट्रीज़ है उसका टाइमिंग भी कम हो चुका है, और आप ज़्यादा बार बार बाहर भी नहीं जा सकते। तो जो लोग ग्लूकोमीटर परचेज़ कर सकते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्पेशली ड्यूरिंग लॉकडाउन एक ग्लूकोमीटर ख़रीद ले। जिनके पास है वो स्ट्रिप्स अपने पास है या नहीं है देख ले, और घर पर ही शुगर मॉनिटर करना है आपको। शुगर मॉनिटर करने के बाद, शुगर चेक करने के बाद एक चार्ट बनाकर लिख लीजिए कि ये तारीख को इतने बजे इतने टाइम ब्लड शुगर इतनी थी। आप चार्ट मेंटेन कीजिए, और वो चार्ट आप अपने डॉक्टर्स को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कर सकते हैं ताकि वो देखें आपकी ब्लड शुगर्स कैसी रह रही है। तो शुगर मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कि व्हेन टू ब्रेक द फास्ट, यानी आपको अपना रोज़ा कब तोड़ना चाहिए। अब अगर आप रोज़ा रख रहे हैं, आपकी ब्लड शुगर्स बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत कम ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी हालत में आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत बिगड़ जा रही है, तो आपको रोज़ा खोल लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो आपको ब्लड शुगर कब चेक करनी है ये भी देख लीजिए। ब्लड शुगर आपको रमज़ान में 3-4 जगह है जहां आपको चेक करनी है। सबसे पहले तो सहरी में चेक करना है, रोज़ा रखने के पहले, सहरी करने के पहले कि आपकी शुगर कैसी है। उसके बाद आप सहरी के 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम में, दोपहर में कर सकते हैं ब्लड शुगर, या असर के टाइम शुगर चेक करना ज़रूरी रहता है कि जहाँ पर शुगर बहुत कम होने का चांसेस रहता है ऑलरेडी। आप अफ्तार के पहले चेक कर सकते हैं, या अफ्तार के और खाने के 2 घंटे के बाद चेक कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग है जहाँ पर आप ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट होता है कि दोपहर के बाद का जो टाइम है जहाँ शुगर लो होने का चांसेस है, असर के टाइम, ख़ासतौर से इवनिंग में 5 बजे के आसपास, तो आप वहाँ अगर शुगर चेक करेंगे तो बहुत बेहतर है, शुगर चेक करके नोट करना है। अगर आपकी ब्लड शुगर किसी भी टाइम 70 के नीचे आती है तो आपको रोज़ा खोल लेना है। किसी भी टाइम अगर ब्लड शुगर आपकी 70 के नीचे, ख़ास तौर से अगर अर्ली मॉर्निंग में ही या दोपहर के पहले ही आपकी शुगर 70 आ गई, तो आपको तो रोज़ा खोलना बहुत ज़रूरी है। या आपकी ब्लड शुगर 300 के ऊपर चले गई, 300 के ऊपर चले गई, तो भी आपको रोज़ा खोल लेना चाहिए, अगर ख़ास तौर से जबकि आपको शुगर बढ़ने की अलामतें आ चुकी है तब। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कब खोलना चाहिए। तब आपको
हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आना शुरू हो गए, अगर आपने चेक नहीं किए लेकिन आपको फिर भी हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स आ गए हैं, घबराहट हो रही है, पसीना जा रहा है, बेचैनी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने शुगर चेक नहीं भी किए तो भी आपको रोज़ा खोल लेना चाहिए। तो 3 पॉइंट्स याद रखिए, 70 के नीचे कभी भी ब्लड शुगर आई तो आपको रोज़ा खोल लेना है। शुगर कम होने की अलामतें आती है आपको हाइपोग्लाइसीमिया की तो रोज़ा खोल लेना है। अगर आपकी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, 300 के ऊपर चले जाती है और आपको शुगर ज़्यादा होने की अलामतें आना शुरू हो गई, हलक सूख रहा है, पानी की प्यास ज़्यादा लग जा रही है, पेशाब बार बार आने लग गया है, कमज़ोरी लग रही है, तो भी आपको रोज़ा खोल लेना चाहिए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ब्लड शुगर कब चेक करनी है, आपको रोज़ा कब खोलना है। ये 3 पॉइंट्स अगर आपने याद रखे तो आपको ज़्यादा तकलीफ़ होने से आप बच सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी मेडिसिन्स के डोज में और मेडिसिन्स में रमज़ान से पहले चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि रमज़ान से पहले अगर उन्होंने फॉलोअप नहीं किया तो अक्सर क्या होता है कि जो मॉर्निंग का डोज है वो लोग सहरी में ले लेते हैं, इवनिंग का डोज इफ्तार के बाद ले लेते हैं। जब रमज़ान के बाद वो आते हैं तो पूछते हैं कि आपने क्या किया रमज़ान में, हम पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि सर मॉर्निंग का डोज हमने सहरी में ले लिए, इवनिंग का डोज हमने शाम में ले लिए, जो कि बहुत गलत है। रमज़ान में हमारा जो रूटीन है वो प्री रमज़ान टाइम से बिल्कुल उल्टा हो जाता है। रमज़ान में हम लोग दिन में लगभग 15 घंटे भूखे रहते हैं और रात में जो 9 घंटे का टाइम बचता है उसमें हमारा कम से कम 3 से 4 बार खाना हो जाता है, जबकि आम दिनों में रमज़ान के अलावा दिनों में ये उल्टा होता है, हम दिन में 3 बार खाते हैं और रात में लगभग हम 10 घंटे भूखे रहते हैं। तो इसलिए अब हमें रमज़ान में अपना जो मेडिकेशंस है उनका भी डोसेस चेंज करने की ज़रूरत होती है। यानी आपका जो मॉर्निंग का डोज है वो आपको इवनिंग में लेना पड़ेगा और जो इवनिंग का डोज है उसमें हम कुछ कमी करके उसको मॉर्निंग में सहरी में देते हैं। तो ये भी आपको आपके डॉक्टर से मशवरा लेने के बाद ही करना है, खुद से नहीं करना है। डॉक्टर्स आपके बहुत सारे फैक्टर्स देखेंगे, आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल कैसी है, आपकी किडनी फंक्शन टेस्ट कैसा है, आपके दूसरे कुछ सिम्टम्स है क्या, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस है क्या, उसके हिसाब से आपके ब्लड जो मेडिसिन है उसका डोज चेंज होगा, इंसुलिन का डोज चेंज होगा। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो शुगर को बहुत ज़्यादा कम कर देती है अगर आपने खाना नहीं खाए। अक्सर लोगों को जनरली होता है कि अगर आफ्टरनून का दोपहर का खाना अगर लेट होगा तो उनको शुगर कम होने की लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि मॉर्निंग की जो टैबलेट है वो दिन भर काम करती है। ऐसे ही अगर आप सहरी में अगर मेडिसिन ले लेंगे, आपका पूरा डोज जो रमज़ान के पहले है और दिन भर कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी शुगर दोपहर तक के ही डाउन होने का ख़तरा ज़्यादा है। इसलिए सहरी में डोज जनरली हमें कम करना पड़ता है और अफ्तार में डोज जो है वो एडजस्ट करना पड़ता है ताकि अफ्तार के बाद शुगर ज़्यादा ना बढ़े। तो ये आपको आपके डॉक्टर से रोज़ा रखने के पहले डोसेस एडजस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी है। फिर ये बात आती है कि अभी लॉकडाउन के वजह से आप हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं, रूटीन ओपीडी बंद है, तो आप अपने डॉक्टर को आपकी रिपोर्ट्स, ब्लड शुगर रिपोर्ट्स, फ्रेश रिपोर्ट्स, पुराना रिकॉर्ड आप उनको व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन पर डिस्कस कीजिए कि आपको डोसेस कैसे एडजस्ट करने हैं। वो आपको फ़ोन पर डोज एडजस्ट करके देंगे, लेकिन बग़ैर मशवरा लिए रोज़ा नहीं रखना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है रमज़ान में डाइट कैसे लेना है। अब रमज़ान में डाइट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि अक्सर रमज़ान में जो है ज़्यादा फ्राइड फूड्स और ज़्यादा लजीज़ पकवान बनाने का चलन है, तो बिंज ईटिंग या बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग हो जाती है, जिसके कारण आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप रोज़ा रखने का इरादा है, आपका पूरा ये है कि आपको रोज़ा रखना है, तो आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट रमज़ान। अगर आप बीच में शुगर बढ़ा देंगे तो आपको रोज़े रखने में प्रॉब्लम होंगी और आप अपने हाथ से ही रोज़े छोड़ने के कारण बन जाएंगे। तो अगर आपको रोज़े रखने हैं पूरे, तो ब्लड शुगर कंट्रोल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो रमज़ान में परहेज़ करने का वही रूल अप्लाई होते हैं जो नॉन रमज़ान पीरियड में अप्लाई होते हैं। यानी आपको 5 बातें याद रखनी है। सबसे पहले आपको मीठा बिल्कुल नहीं लेना है, आम दिनों में भी रमज़ान में भी। तो शुगर नहीं, गुड़ नहीं, शहद नहीं। दूसरा पॉइंट है आपको तेल तलन की चीज़ें बिल्कुल कम लेनी है, फ्राइड फूड्स बहुत कम लेना है, नमक बहुत कम लेना है, मैदे की चीज़ें अवॉइड करनी है, बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, और 5वां चीज़ है आपको जूस किसी भी चीज़ का नहीं लेना है, कोई फ्रूट का जूस नहीं लेना है। तो ये 5 बातें जो नॉन रमज़ान पीरियड में है वही 5 बातें आपको रमज़ान में भी याद रखनी है, बल्कि इन पर आप ज़्यादा आपको अमल करना है। अब रमज़ान में खाने पीने का जो टाइमिंग है तो टोटल चेंज हो जाता है। तो
मेजर हमारी 3 मेजर मील्स होती है रमज़ान में भी। एक तो सहरी, जो हम मॉर्निंग में अभी लगभग 4:38 4:40 के आसपास का आखिरी टाइम आ रहा है सहरी का, तो आपको उसके पहले सहरी करनी है। अफ्तार, उसके बाद रात का खाना आता है। तो ये 3 मेजर मील आती है। तो अब आपको ये देखना है कि आपको रमज़ान में खाना कैसा खाना है। सबसे पहले सहरी में खाना ऐसा खाना चाहिए जो जल्दी से हज़म ना हो जाए, जो धीरे धीरे हज़म हो। अब ये खाने में क्या आता है, जनरली हम लोग ऐसे ही खाना खाते हैं घर में, चपाती, रोटी, दालें, सब्ज़ी। आप प्रोटीन्स ऐड कर सकते हैं, प्रोटीन्स भी जल्दी हज़म नहीं होता है, उसमें आप आ गए, आपके दालों में प्रोटीन्स आ गया। अंडे ले सकते हैं आप, नॉन वेज में आप फ़िश, चिकन ले सकते हैं। मटन थोड़ा सा अवॉइड करना है, रेड मीट है, लेकिन आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में आप प्रोटीन ऐड कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स में हम जो जनरली बोलते हैं कि ऐसा खाना जो धीरे धीरे हज़म हो, यानी अगर आप रोटी लेंगे, आप चाहे तो कम तेल का या कम घी का पराठा भी ले सकते हैं मॉर्निंग में, जिससे आपको जो है वो डाइजेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। एक चीज़। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मीठा बिल्कुल नहीं लेना है सहरी में। दूध आप इंक्लूड कीजिए, दूध पी सकते हैं, दूध के साथ रोटी ले सकते हैं, लेकिन बिना शक्कर की। तो शक्कर नहीं लेना है। आप दही ऐड कर सकते हैं सहरी में। सलाद ज़्यादा लेना है, ककड़ी, गाजर, टमाटर, मूली, प्याज, इन चीज़ों को आप फाइबर्स रहेंगे तो आप ये ऐड कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट बात है कि चाय का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है। चाय में कैफ़ीन रहता है, जिसके कारण आपको पेशाब बार बार हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो इसलिए रमज़ान में ख़ास तौर से सहरी में चाय बिल्कुल कम रखिए। अगर नहीं लेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर ले रहे हैं तो कम लेना है चाय। और इमीडिएट खाने की इमीडिएट बाद चाय नहीं लेना है। तो थोड़ा सा इसमें तो पॉसिबल नहीं है सहरी में, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है। तो कोशिश कीजिए कि चाय अवॉइड करना है आपको। तो ये हो गया आपका सहरी। सहरी आपको आखिरी वक्त तक करनी है, बहुत पहले नहीं कर लेनी है। तो आखिरी वक्त तक के आप सहरी कीजिए, ताकि आपका जो रोज़े का ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाए। बहुत ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत सारे लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि जल्दी से खा के सो जाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, आखिरी वक्त तक के सहरी करनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इफ़्तार। इफ़्तार में आप 1 या 2 खजूर के साथ रोज़ा खोल सकते हैं। खजूर में ग्लूकोज ज़्यादा होती है। लगभग एक खजूर में 5 से 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मतलब 1 से 2 चीनी शक्कर की होती है। डिपेंड करता है खजूर कौन सी है, खजूर की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, साइज़ कैसी है। तो ऑन एन एवरेज 5 से 10 ग्राम की शुगर होती है एक खजूर में। तो आप एक खजूर से रोज़ा खोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है आपको, क्योंकि आपके पास अब पानी पीने के 24 घंटे में से सिर्फ 9 ही घंटे हैं। तो जो 24 घंटे का जो पानी आप पीते हैं वो आपको 9 घंटे में पीना है, इसलिए आपको पानी ज़्यादा पीना है। अफ्तारी में बिल्कुल ध्यान रखना है कि आपको शरबत नहीं लेनी है, शक्कर वाली चीज़ें नहीं लेनी है, शक्कर के मशरूबात, प्लस तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है। फ्राइड फूड्स बिल्कुल अवॉइड कीजिए। तली हुई चीज़ों से आपकी शुगर बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल्ड हो सकती है। तो अब सवाल है कि क्या लेना चाहिए अफ्तारी में। तो अफ्तारी में आप 1 या 2 पेड़ खजूर से रोज़ा अफ्तार कीजिए, पानी पीजिए। आप चाहे तो नींबू पानी पी सकते हैं शुगर फ्री यूज़ करके। रूह अफ़ज़ा भी अवॉइड करना है। आप चाहे तो चना ले सकते हैं, चना चाट ले सकते हैं, स्प्राउट्स अंकुरित अनाज ले सकते हैं, बटाने, मट, चने। आप चाहे तो उसको टेस्टी बनाकर, इस पर मसाला डालकर, थोड़ा सा नींबू डालकर आप टेस्टी बनाकर आप ले सकते हैं। दही बड़े ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस है जिससे शुगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। तो आपको इन शॉर्ट याद रखना है कि अफ्तारी में शक्कर की चीज़ें नहीं लेना चाहिए, तलन की चीज़ें नहीं लेना चाहिए, जहाँ तक कि हो सके भजिए, समोसे, कचौरी, ये जो चीज़ें आती है, फ्राइड फूड्स आते हैं, ये जंक फूड्स आते हैं, ये अवॉइड करना है आपको। इफ्तारी कोशिश कीजिए कि कम से कम करें, बहुत ज़्यादा पेट भर के इफ्तारी नहीं करनी है। इफ्तारी में एक बात ध्यान रखनी है कि आपको जल्दी जल्दी नहीं खाना है, इत्मीनान से इफ्तारी कीजिए। नमाज़ तो अब घर पर ही पढ़नी है पूरे रमज़ान भर, है ना। तो इसलिए आपको अभी बाहर मस्जिद में जाने की गड़बड़ भी नहीं है। तो इसलिए आप घर पर ही इत्मीनान से इफ्तार कीजिए। आराम इत्मीनान से खाना खाना है। आप इफ्तारी में फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि इफ्तार पार्टी बिल्कुल अवॉइड करनी है। आपको घर के आसपास भी 2-3 घर मिलके भी इफ्तार पार्टी नहीं करनी है। आप घर में ही इफ्तार कीजिए, ज़्यादा भीड़ नहीं करनी है। ये इस रमज़ान में एक एडिशनल पॉइंट है कि इफ्तार पार्टी बिल्कुल अवॉइड करनी है।
उसके बाद इफ्तार के बाद जनरली हम लोग जो है थोड़ी देर के बाद तरावी की नमाज़ के लिए जाते थे। इस साल तरावी भी आपको घर में ही पढ़नी है। तरावी की नमाज़ ख़ुद एक अच्छी खासी एक्सरसाइज है। अगर आप पूरी 20 रकात नमाज घर पे पढ़ रहे हैं तो आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज उसमें हो जाएंगी। इसलिए रमज़ान में एडिशनल एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, जिन लोगों को एक्सरसाइज करनी है, तो वो खाने के 2 घंटे के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आप अगर तरावी की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जा रही है। उसके बाद थोड़ा सा आप चाहे तो घर में योगा कर सकते हैं, कुछ होम एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके बाद शाम का खाना भी यही है कि अगर आप तरावी के पहले आप खाना खा रहे हैं तो खाने में वही रूल्स है जो बताया मैंने कि आपको मीठा बिल्कुल नहीं लेना है, तेल का तलन का इस्तेमाल नहीं करना है और मैदे की चीज़ें नहीं लेनी है। आप घर का सादा खाना, रोटी, दाल, सब्ज़ी, नॉनवेज में आप प्रोटीन्स में चिकन, फिश, थोड़ा बहुत मटन, एग्स, ये आप ऐड कर सकते हैं। चावल कम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। अगर ब्राउन राइस लिए तो अच्छा है, वरना घर के सादे राइस भी लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्वांटिटी कम लेना है। अगर आप 2 चपाती ले रहे हैं, जनरली खाते हैं, तो 1 चपाती कम कर दीजिए। 1 चपाती के बदले थोड़े से आप राइस ऐड कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका रात का खाना। सोते वक्त आप चाहे तो 1 कप दूध या बटर मिल्क, छाछ ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका खाने का टाइम। नमाज़ें तो सारी घर पर पढ़नी है, तरावी भी, मगरिब की भी, फजर भी, बाहर नहीं निकलना है। इस मामले में तमाम उलमा इकराम का भी मैसेज आ चुका है कि रमज़ान में घर पर ही नमाज़ पढ़िए, तरावी भी घर पर ही पढ़िए फर्दर नोटिस तक। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि रमज़ान बहुत अच्छा चांस है आपको, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग तंबाकू लेते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है कि ये स्मोकिंग और तंबाकू छोड़ दें। तंबाकू किसी भी फॉर्म में, चाहे स्मोकिंग हो, चाहे तंबाकू चबाकर खाया जाए, चूस कर खाया जाए, तंबाकू ख़राबी होता है। इसलिए तंबाकू किसी भी फॉर्म में डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए या नॉर्मल लोगों के लिए भी मुज़िर है। इसलिए तंबाकू बिल्कुल बंद करने की कोशिश कीजिए। ख़ासतौर से रमज़ान में और लॉकडाउन में आपका अच्छा चांस है कि आप स्मोकिंग छोड़ दें। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी लॉकडाउन के कारण लोग परेशान तो है ही है, लेकिन स्ट्रेस जहाँ तक के हो सके अवॉइड करना है। कुछ पेशेंट्स इसलिए, डायबिटीज़ के कुछ लोग इसलिए भी डर रहे हैं कि ऐसा उनको बोल रहे हैं कि डायबिटीज़ की वजह से आपको कोरोना हो जाएगा, डायबिटीज़ की वजह से कोरोना हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ की वजह से आपको कोरोना हो जाएगा। जिन लोगों को डायबिटीज़ है उन लोगों को भी उतना ही चांस है कोरोना होने का जो एक नॉन डायबिटिक है। तो अगर कोई कोरोना वायरस पेशेंट्स की कोई कैरियर है या पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में अगर हम आ रहे हैं तो सब लोगों को उतना ही चांसेस है कि इन्फेक्शन हो। लेकिन डायबिटीज़ में ये होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। पेशेंट की सीरियसनेस, इलनेस की सीरियसनेस बढ़ जाती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स है, एज ज़्यादा है, किडनी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर आप घर में रहेंगे तो नहीं होगा, आप किसी कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो नहीं होगा। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको इन्फेक्शन हो जाता है, आप बाहर जा रहे हैं, किसी कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो और आपको अलामतें आते हैं, तो हो सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाए, आपको आईसीयू की ज़रूरत, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत पड़े। तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन की ज़रूरत नहीं है कि आपको डायबिटीज़ है तो आपको कोरोना हो जाएगा। लेकिन आपको एहतियात रखना है ताकि आपको कॉम्प्लिकेशंस ना हो। टेंशन लेने से, स्ट्रेस लेने से कुछ प्रॉब्लम सॉल्व तो होने वाली नहीं है, उल्टा आपकी शुगर बढ़ेंगी, आपका बीपी बढ़ेगा। इसलिए आपको स्ट्रेस अवॉइड करनी है, घर पर ही रहना है ताकि आप किसी के कांटेक्ट में ना आए। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो लोग रोज़ा नहीं रख सकते, जिन लोगों को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, उनको फ़िदिया देना है। यानी आपको एक रोज़ा आप छोड़ रहे हैं तो एक रोज़े के बदले आपको एक किसी मिस्किन को खाना खिलाना है। तो ये बहुत अच्छा चांस है। अभी लोग बहुत परेशान हैं, तो आप अपनी ज़कात अभी ही निकाल लीजिए। आप अपने जो फ़िदिया है उसको पहले ही निकाल लीजिए कि आप रोज़े नहीं रख रहे हो तो आपको फ़िदिया देना है, ताकि जो गरीब लोग हैं आपके घर के आसपास उनको इसका फ़ायदा हो। अफ्तार पार्टी करने के बदले भी आप ये कर सकते हैं कि अफ्तार पार्टी में जो आप ख़र्चा करने वाले हर साल करते हैं वो आप डोनेट कर दें। तो ये बात तो आपको मेरे से ज़्यादा पता है, इसमें मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है, ये तो हमने सब देख लिया कि अब ड्यूरिंग रमज़ान क्या करना है।
अब एक इम्पॉर्टेंट आती है कि जैसा ईद आएंगी, अब ईद को अभी काफ़ी टाइम है, तो अब तब तक के पता नहीं सिचुएशन कैसी रह सकती है। हो सकता है कि इन्फेक्शन बहुत कम हो जाए। आप सबको ड्यूरिंग रमज़ान ये दुआ भी करनी है कि जल्दी से इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। तो हो सकता है कि ईद तक के इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए तो लॉकडाउन खुल जाए, लेकिन ड्यूरिंग ईद में भी आपको थोड़ा सा एहतियात रखना है कि ज़्यादा भीड़ नहीं होने देनी है। और डायबिटीज़ के जो लोग हैं उनको ध्यान रखना है कि ज़्यादा मीठा ना आ जाए ईद पर, इसके कारण उनकी शुगर बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, जो लोग रोज़ा रख रहे हैं और जिन लोगों का हम डोज चेंज कर रहे हैं, उनको ईद के दिन से ही प्री रमज़ान डोज लेना ज़रूरी है। मतलब अब वो सहरी वाला डोज नहीं लेंगे, अब वो जो रमज़ान से पहले मॉर्निंग डोज लेते थे, ईद के दिन मॉर्निंग का डोज वो लेंगे, ताकि शुगर बढ़े ना। क्योंकि अब हम रमज़ान ईद के दिन से हम दिन में 3 बार खाने वाले रहेंगे, इसलिए आपको मॉर्निंग का डोज ज़्यादा रहेगा। तो ये एक बात याद रखना है, ईद पर शीरखुरमा शक्कर वाला बिल्कुल नहीं लेना है। आप चाहे तो ईद के दिन कम घी का और कम ये शुगर फ्री यूज़ करके, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करके आप शीरखुरमा ले सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखिए। ज़्यादा तली हुई चीज़ें ईद के टाइम नहीं खानी है। और पोस्ट रमज़ान फॉलोअप, यानी आपको रमज़ान के बाद ब्लड शुगर चेक करके फिर अपने डॉक्टर से फॉलोअप लेना है कि अब रोज़े के बाद क्या चेंजेस करने हैं। तो ये चीज़ें जो हमने डिस्कस की ये बहुत इम्पॉर्टेंट थी, आपको ध्यान रखना है अपने लिए भी। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपके घर में डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, तो उनके लिए भी। कुछ क्वेश्चंस आए हैं, थायराइड सर्वाइवर के लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है। असगर भाई, थायराइड के पेशेंट्स के लिए एज सच ऐसी कोई दूसरी प्रिकॉशंस नहीं है। उनको ध्यान रखना है कि वो रोज़ा रख रहे हैं तो थायराइड की मेडिसिन जो है वो रेगुलर लेनी है, छूटनी नहीं चाहिए। जनरली हम थायराइड की मेडिसिन बोलते हैं कि एम्प्टी स्टमक लेना है आपको। थायराइड की मेडिसिन लेने के बाद लगभग 1 घंटा हम लोग बोलते हैं कि आप चाय, दूध या फिर दूसरा कुछ खाना ना ले, ताकि उस गोली का एब्जॉर्प्शन बराबर हो। तो सहरी में प्रॉब्लम ये हो सकती है कि टाइम कम रहा तो गोली में और सहरी करने में टाइम नहीं होता है। जनरली हम लोग बोलते हैं कि आप अगर जल्दी उठ जा रहे हैं तो उठकर ही गोली ले लीजिए, और ताकि थोड़ा आधा 1 घंटे के बाद आप सहरी कीजिए। लेकिन अगर ऐसा हो, चांसेस कम है कि आप उठने के बाद ही आपको फ़ौरन सहरी कर लेनी पड़ रही है, तो एक एडजस्टमेंट ये कर सकते हैं रमज़ान में कि जब आप सो रहे हैं लेट, तो सोते वक्त टैबलेट ले लीजिए। तो ये एक एडजस्टमेंट हो सकता है। लास्ट में मैं आपसे बस यही अपील करूँगा कि ड्यूरिंग रमज़ान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना वायरस इन्फेक्शन ऐसा नहीं है कि 3 मई के बाद ख़त्म हो जाएगा। अगले कुछ महीने तक के हमको सोशल डिस्टेंसिंग जो हम फॉलो कर रहे हैं वो फॉलो करते रहनी है। एहतियात, प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो अगले कुछ दिन भी हमको लॉकडाउन के बाद ध्यान रखना है। बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखिए। और इसी के साथ हम लोग आज का सेशन एंड करते हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। एक और बात है कि आपको अपने ब्लड शुगर्स चेक करके अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। तो हमारा हॉस्पिटल का जो नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉल भी है, तो आप उस पर अपनी रिपोर्ट्स सेंड कीजिए। उसके हिसाब से आपकी हिस्ट्री देखकर हम लोग डिसाइड करेंगे कि आपको रोज़े रखना है या नहीं रखना है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस है हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू कन्वे कर देंगे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।